जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं यूपी होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चंस। साथियों, यह जो वीडियो है आपकी, यह यूपी होमगार्ड के सिलेबस पर बेस्ड है, ठीक है। और एकदम से एग्ज़ाम पैटर्न पे जो है सारे सवाल को डिज़ाइन किया गया है और ये सभी जो है मुख्य टॉपिकों से और जितने भी जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं सभी से जो है प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो पूरा एकदम एग्ज़ाम वाला फील देने की कोशिश किया गया है। चलिए देखते हैं। आपका पहला सवाल है, और मौर्यकालीन प्रशासन में समाहर्ता का कार्य मुख्य रूप से किससे संबंधित था? तो साथियों, जो समाहर्ता का कार्य होता है यह मुख्य रूप से मौर्यकालीन के समय में राजस्व संग्रह से संबंधित था। साथियों, राजस्व समय उस समय एक टैक्स सिस्टम होता था। क्या? टैक्स जो है, टैक्स का मतलब इकट्ठा करना, जितने भी टैक्स होते थे उन सभी को इकट्ठा करना, ठीक है। ये किसका कार्य होता था? समाहर्ता का कार्य होता था। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? आप सभी कमेंट करके बताइए कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो इंडिका पुस्तक है यह मेगस्थनीज, किसके द्वारा? मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न होगा आपका, कनिष्क प्रथम का संबंध मुख्य रूप से किस वंश से था? तो साथियों, जो कनिष्क प्रथम थे आपके, इनका जो संबंध है मुख्य रूप से वह किससे था? आप लोग बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये कुषाण वंश से संबंध रखते थे। किससे? कुषाण वंश से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, ध्यान दीजिएगा, प्रयाग प्रशस्ति, ध्यान दीजिएगा, प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों, जो प्रयाग प्रशस्ति है यह आपका हो जाएगा किससे? समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, ध्यान दीजिएगा, क्या है? मगध की प्रथम राजधानी कौन मानी जाती है? तो साथियों, जो मगध की प्रथम राजधानी है वह किसे माना गया है? तो वह राजगृह को माना गया है। किसे? राजगृह को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ में अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है आपका, अशोक के अभिलेखों में भाषा की मुख्यता क्या थी? तो साथियों, अशोक के शिलालेखों में या अभिलेखों में की जो भाषा थी वो मुख्यतः साथियों कैसी थी? आप लोग बताइएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? प्राकृत हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, प्राकृत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, क्या है? अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो साथियों, जो अष्टाध्यायी है यह आपका किसके द्वारा रचा गया था? तो यह पाणिनि के द्वारा। किसके? पाणिनि के द्वारा जो है रचा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में जो निर्गुण परंपरा है इसका मुख्य प्रमुख नाम कौन सा था? तो ठीक है, तो प्रमुख नाम हो जाएगा आपका निर्गुण में। साथियों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो कबीर जी हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका कबीर जी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली सल्तनत में इतक्का, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत में इतक्का प्रणाली का संबंध किससे था? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथियों, दिल्ली सल्तनत में अगर बात की जाए इतक्का प्रणाली का, तो यह भूमि या राजस्व आवंटन से था। किससे? भूमि या राजस्व आवंटन से। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, इतक्का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? साथियों, तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है यह हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने? हरिहर और बुक्का ने की थी। ऑप्शन ए आपका ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, 1857 के विद्रोह में कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों, कानपुर की बात आई है, तो कानपुर से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में या विद्रोह में? तो जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नाना साहेब ने। किसने? नाना साहेब जी, जो कि कानपुर से बिलोंग करते हैं, इन्होंने वहाँ से नेतृत्व किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? साथियों, तो जो प्रथम अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यह कहाँ हुआ था? बम्बई का। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है साथियों, यह आपका कब हुआ था? 1885 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वह किस अधिकार से संबंधित है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और साथियों, आर्टिकल 32 को जो है भारतीय संविधान की आत्मा जो है किसने कहा है? तो बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर जी ने जो है इसे भारतीय संविधान की क्या कहा है? आत्मा भी कहा है। अगला प्रश्न होगा आपका, राज्यसभा के सदस्य का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों, जो राज्यसभा होते हैं इसके सदस्यों का जो सामान्य कार्यकाल होता है ये आपका 6 वर्षों का होता है। कितने? 6 वर्षों का होता है। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है
वह किस अनुच्छेद में दी गई है? तो साथियों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है यह आपका किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में दी गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 61 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से प्रेरित मानी जाती है? तो साथियों, एकल नागरिकता का जो है प्रावधान या हम विशेषता मान लें एक तरह से, या व्यवस्था कह लें, तो ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से प्रेरित है या वहाँ से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो साथियों, जो मौलिक कर्तव्य थे ये आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। कैसे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष होती है। कितनी? 25 वर्ष होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निर्वाचन आयोग, ध्यान दीजिएगा, निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के किस भाग में की गई है? साथियों, निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वह संविधान के भाग किस में दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह भाग 15 में दिया गया है। किसमें? भाग 15 में निर्वाचन आयोग। ध्यान दीजिएगा, जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना संविधान के भाग 15 में दिया गया है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने इसको इतनी बार रिपीट किया। ध्यान दीजिएगा, भारत में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, जो वित्तीय प्रावधान है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, यह आपका अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 360। कौन सा? अनुच्छेद 360 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, आपका अगला प्रश्न है कि किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आप लोग कमेंट करके बताइए, तो यह हो जाएगा आपका 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो साथियों, जो मंत्रिपरिषद समूह होते हैं वो सामूहिक रूप से जो होते हैं या किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सामान्यतः कौन करता है? तो बात करें संसद की संयुक्त बैठक की, तो साथियों तो यह सामान्यतः कौन करते हैं? तो यह सामान्यतः आपके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का विभाजन किस सूची प्रणाली में है? तो साथियों, केंद्र और राज्यों के बीच जो विषयों का विभाजन है यह आपका संघ, राज्य और समवर्ती सूची इस प्रणाली से द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा और ध्यान है आपका, ध्यान दीजिएगा कि क्या है यहाँ पे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो साथियों, जो कर्क रेखा है यह भारत के कितने राज्यों से? तो यह टोटल 8 राज्यों से, साथियों टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न होगा आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका कौन सा बड़ा राज्य हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका राजस्थान, जो कि प्रथम स्थान पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में। ठीक है, सेकंड पे आता है आपका मध्य प्रदेश और थर्ड पे आता है आपका महाराष्ट्र, उसके बाद में आता है और चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए आपका राइट आंसर होगा, राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? साथियों, तो नर्मदा नदी जो है ये आपका पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। कैसे? पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ सभी नदियाँ साथियों अक्सर जो हैं, हमारी जो सर्वाधिक नदियाँ हैं भारत की, वह कैसे बहती हैं? वह या तो कैसे बहती हैं, या उत्तर से दक्षिण बहती हैं, फिर जाके पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं मुख्यतः रूप से। ठीक है, लेकिन जो नर्मदा नदी है हमारी, यह पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है आपका, भारत के पूर्वी तट पर कौन सी खाड़ी स्थित है? तो भारत के पूर्वी तट पे, ध्यान दीजिएगा साथियों, भारत के पूर्वी तट पे कौन सी खाड़ी स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह बंगाल की खाड़ी हो जाएगी साथियों। कौन सी? बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, थार मरुस्थल, देखिएगा ध्यान दीजिएगा साथियों, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, थार मरुस्थल जो है यह मुख्यतः भारत के सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान में है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा आपका, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य से संबंधित हैं? तो साथियों, नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं यह आपका कहाँ से संबंधित हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से संबंधित हो जाएगी। कहाँ से? तमिलनाडु से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, भारत का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो साथियों, अगर लंबा हिमनद की बात करें भारत के सबसे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा सियाचिन। कौन सा? सियाचिन हिमनद या सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, और जो कि है दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो साथियों जो दक्कन का पठार है यह मुख्य रूप से ज्वालामुखी आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो साथियों जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, अरावली पर्वत श्रेणी जो है इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है साथियों वह गुरु शिखर माना गया है। कौन सा? गुरु शिखर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो साथियों जो भारत का मानक समय है यह आपका 82.5 डिग्री पूरब, क्या है? 82.5 डिग्री पूरब देशांतर पर जो है आधारित है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी, पश्चिमी। तो साथियों जो पश्चिमी घाट है इसका जो सर्वोच्च शिखर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो अनामुड़ी। देखिए इसमें कहा अनामुड़ी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका, जो कि है रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन का मुख्य कार्य किसका है? तो साथियों रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन है वह हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अगर ग्रंथि की बात की गई साथियों तो ये आपके कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा यकृत। ठीक है, यकृत। और यहाँ पे अगर यंग अंग लिखा होता है सबसे बड़ा अंग तो आप त्वचा पे टिक लगाते। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला है आपका, ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? तो साथियों जो ध्वनि है इसकी तीव्रता जो है आपका डेसिबल में, किसमें? डेसिबल में नापा जाता है, जिसका मात्रक जो हमको जो मतलब शो करते हैं सिंबल होता है वह डीबी होता है, इस तरह से लिखा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका, जो कि है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए सामान्यतः कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग होता है? तो साथियों पीने की पानी को शुद्ध करने के लिए हमेशा या सामान्यतः जो है क्लोरीनीकरण, क्या है? क्लोरीनीकरण का जो है विधि अपनाई जाती है। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे क्लोरीनीकरण। ठीक है, अगला है आपका, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों डीएनए का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में, क्या है? प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? तो साथियों प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है साथियों? तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वह हो जाएगी आपका एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा इसी के साथ में। और अगला प्रश्न है साथियों, जड़त्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो साथियों जो जड़त्व का सिद्धांत है यह आपका न्यूटन के प्रथम नियम से, किससे? न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित है। देखते हैं आपका अगला प्रश्न, जो कि है कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से शरीर में बनता है या बनाता है? तो आपका जो विटामिन डी है साथियों यह सूर्य के प्रकाश से बनाता है, जिससे इसकी कमी से साथियों रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। क्या? रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है इसकी कमी से। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है धूप में निकला करिए 10-15 मिनट, जो है सुबह सुबह की धूप सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि आपका मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो साथियों जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी जो होते हैं यानी कि लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका मानव शरीर में कितना काल होता है, ये कितने दिन के लिए होते हैं, बनते हैं? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, 120 होगा या 60 होगा या 180 होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, रेफ्रिजरेटर में कौन सा चक्र मुख्यतः उपयोग होता है? तो साथियों रेफ्रिजरेटर में जो है आपका कौन सा चक्र मुख्यतः उपयोग होता है? तो वाष्पन संपीड़न चक्र, क्या है? कार्नो चक्र, स्टर्लिंग चक्र या ब्रेटन चक्र, कौन सा होगा आपका राइट आंसर साथियों? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह वाष्पन और संपीड़न चक्र जो होता है इसका मुख्यतः उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। अगला प्रश्न है आपका, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो साथियों जो आपका कौन सा गैस हो जाएगा इसमें से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हंसाने वाली गैस। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा ये नाइट्रोजन तो होगा नहीं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? हंसाने वाली गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा आपका, भारत में मौद्रिक नीति कौन सा संस्थान संचालित करती है? तो साथियों भारत में जो मौद्रिक नीति है
यह आपका किसके द्वारा तय किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है संचालित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपका अगला प्रश्न है भारत में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो साथियों जो भारत में बजट प्रस्तुत करता है वह होगा आपका वित्त मंत्री। कौन? वित्त मंत्री। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों जीएसटी का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है नाबार्ड मुख्यतः किससे संबंधित है साथियों? तो जो नाबार्ड होता है यह मुख्यतः कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित होता है। किसे? कृषि और ग्रामीण विकास से मुख्यतः संबंधित होता है आपका नाबार्ड। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? तो साथियों जो राजकोषीय घाटा होता है इसे हम क्या बोलते हैं? सरकारी आय और व्यय के जो अंतर होता है साथियों उसे ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपका अगला प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व का प्रमुख नियंत्रण किसके पास होता है? तो साथियों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जो स्वामित्व का प्रमुख नियंत्रण है यह आपका किसके पास होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह भारत सरकार के पास होता है। किसके पास? भारत सरकार के पास। ध्यान दीजिएगा, आपका अगला प्रश्न है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के संबंध में जो एलपीजी में जो पी है, पी का पूर्ण रूप क्या है? तो पी का मतलब होता है साथियों, आप लोग बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन। क्या है? प्राइवेटाइजेशन। ऑप्शन ए प्राइवेटाइजेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्या होगा? क्या होगा? मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो साथियों मुद्रास्फीति जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो आपका राइट आंसर है जब कीमतों में वृद्धि होने लगे। ठीक है, किसी वस्तु की जो महंगाई होने लगे, महंगा हो जाए, तो उसमें मुद्रास्फीति बोलते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सामान्यतः संक्षेप में क्या लिखते हैं? तो साथियों जो विदेशों से आने वाला निवेश होता है उसको हम संक्षेप रूप में क्या बोलते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एफडीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफडीआई बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद। ध्यान दीजिएगा, सकल घरेलू उत्पाद का संक्षेप रूप क्या होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद का जो संक्षेप होता है साथियों वो होता है आपका राइट आंसर का जीडीपी। क्या हो जाएगा? जीडीपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी साथियों प्रशासनिक राजधानी है वो आपकी लखनऊ पे हो जाएगी। ठीक है, औद्योगिक राजधानी की पूछ ले तो कानपुर लगाएंगे, सांस्कृतिक पूछेंगे तो आप क्या लगाएंगे? तो वाराणसी में लगा देंगे। और यदि आपसे पूछा जाए कि न्यायिक राजधानी कौन सी है उत्तर प्रदेश की, तो आप प्रयागराज पे टिक लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी। कौन सा? लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न है आपका यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? तो यूपी पुलिस का जो मुख्यालय है ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, और अगला प्रश्न होगा आपका उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? तो मंडलों की जो संख्या है तो उत्तर प्रदेश में वो टोटल 18 मंडल हैं। कितने? 18 मंडल हैं। अगला प्रश्न होगा आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु साथियों है आपका बारहसिंघा। बारहसिंघा को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? दलदली हिरण के नाम से। क्या है साथियों? दलदली हिरण के नाम से। तो ऑप्शन में आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि दलदली हिरण दिया रहेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगा आप। ठीक है, अगला प्रश्न होगा आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो साथियों जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है वह सारस होगा। क्या? सारस या क्रेन, क्रेन भी बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है साथियों? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह अशोक का वृक्ष होता है। क्या? अशोक का वृक्ष होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है साथियों? तो आपका जो पलाश का फूल है यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प हो जाएगा। साथियों पलाश को एक और नाम से जाना जाता है, क्या बोला जाता है? फायर ऑफ, क्या बोलता है? फायर ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आप ध्यान दीजिएगा, फॉरेस्ट। तो फायर ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है किसे? पलाश को। इसे एक और नाम है इसका टेंसू का फूल। क्या साथियों? टेंसू का फूल आपने जानते होंगे। या फिर अग्नि का फूल। क्या है? अग्नि फूल। क्या होगा? अग्नि, अग्नि, अग्नि फूल। ठीक है, अग्नि फूल। तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो यहाँ से तो प्लस सही हो जाएगा। तो और आपको ये ऑप्शन में कहीं भी मिल जाए तो आप भी टिप आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न होगा आपका उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का प्रमुख आयोजन किन नगरों के में होता है? तो किन नगरों में आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों? कुंभ मेले का प्रमुख आयोजन। तो जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा यह आपका मुख्य रूप से प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, यहाँ इन नगरों में जो है लगता है।
अगला प्रश्न होगा आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिटी ऑफ नवाब्स, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो आप सभी को पता ही होगा, यह आपको लखनऊ को कहा जाता है नज़ाकत और निफाकत का शहर, ठीक है। अगला प्रश्न होगा आपका, 2025 में भारत चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वीं वार्ता किस भारतीय पदाधिकारी के साथ हुई? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वह हो जाएगा या अजीत डोभाल के साथ में। किसके? अजीत डोभाल के साथ में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों, 2025 में चीन के विदेश मंत्री वांग ई, क्या है, वांग ई की भारत यात्रा की तारीखें क्या थी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वह हो जाएगा 18-19 अगस्त 2025। क्या? 18-19 अगस्त 2025। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न होगा, क्या होगा? कार्तव्य पथ जहां गणतंत्र दिवस पर प्रमुख परेड होती है किस शहर में है? तो साथियों, जो कार्तव्य पथ है जहां पर गणतंत्र दिवस की प्रमुख परेड होती है, यह पथ जो किस शहर में हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, आपका अगला प्रश्न होगा, एक मिनट, हाँ, भारत, बांग्लादेश और नेपाल की त्रिपक्षीय विद्युत विक्रय व्यवस्था में कितनी मेगावाट बिजली का उल्लेख है? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा 40 मेगावाट। किसकी? 40 मेगावाट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, MHA की इंटरनल सिक्योरिटी फर्स्ट डिवीज़न किस विषय से संबंधित है? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा क्या हो जाएगा? आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था से, ठीक है। अगला प्रश्न होगा आपका, MHA की वेबसाइट पर इंटरनल सिक्योरिटी फर्स्ट डिवीज़न के अंतर्गत किन विषयों का उल्लेख मिलता है? तो अभी जैसा कि हमने देख चुका है, यह आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय एकीकरण के अंतर्गत जो है मिलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, और अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, एक मिनट, हाँ, क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक मात्रा में किस गैस का योगदान सामान्यतः माना जाता है? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सामान्यतः ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जो है किस मात्रा जो है किस गैस का माना जाता है योगदान? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका सर्वाधिक जो होता है जल वाष्प होता है। क्या होता है? जल वाष्प होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से। अगला प्रश्न होगा आपका, ओजोन परत पर मुख्यतः किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो मुख्यतः साथियों, यह समताप मंडल में, कहाँ पे? समताप मंडल में पाई जाती है मुख्यतः, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन ए हो जाएगा, समताप मंडल। क्या? ऑप्शन ए, समताप मंडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, मानव द्वारा पर्यावरण में छोड़ा गया सबसे सामान्य ठोस अपशिष्ट कौन सा है? तो सबसे सामान्य ठोस अपशिष्ट साथी हो जाएगा आपका प्लास्टिक। क्या? प्लास्टिक हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा आपका, वृक्षारोपण का प्रत्यक्ष लाभ किससे जुड़ा है? तो साथियों, जो वृक्षारोपण है, इसका जो प्रत्यक्ष लाभ होता है वह मृदा संरक्षण से होता है। किससे? मृदा संरक्षण से। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, नगरीकरण का सीधा संबंध किससे है? तो साथियों, नगरीकरण का सीधा संबंध हो जाएगा शहरी जनसंख्या में वृद्धि। क्या हो जाएगा? शहरी जनसंख्या में वृद्धि। अगला प्रश्न होगा आपका, जैव विविधता का संरक्षण किस विचार से संबंधित है? तो जैव विविधता का जो संरक्षण है साथियों, यह आपका प्रजातियों और आवासों की सुरक्षा से संबंधित है। किससे? प्रजातियों और आवासों की सुरक्षा से। अगला प्रश्न होगा आपका, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसकी वसीयत से हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है, यह आपका अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत से, किसके? अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से हुई थी। अगला प्रश्न होगा, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो साथियों, हिंद स्वराज के जो लेखक थे वह आपके महात्मा गांधी जी थे। कौन? महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न होगा आपका, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेदों में सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद होगा साथियों। अगला प्रश्न होगा आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना यह आपका वर्ष 1945 में हुई थी। कब? 1945 में। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जो कि हो जाएगा आपका, यूनिसेफ का संबंध मुख्यतः किससे है? तो यूनिसेफ का जो संबंध साथियों मुख्यतः यह आपका किससे हो जाएगा? तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा बाल कल्याण से। किससे? बाल कल्याण से।
अगला प्रश्न होगा आपका WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों WHO का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पे है, तो वह जिनेवा में स्थित है। WHO कहाँ पे है, जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न होगा आपका BSF का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा BSF का गठन जो है साथियों यह आपका वर्ष 1965 में हुआ था। कब, वर्ष 1965। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ITBP मुख्यतः किस सीमा की सुरक्षा करता है। तो ITBP जो है साथियों यह आपका मुख्य रूप से भारत चीन, क्या है, भारत और चीन की सीमा की सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न होगा आपका NIA किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो साथियों जो NIA है यह आपका वर्ष 2008 में जो है स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न होगा आपका CRPF का पूर्ण रूप क्या है। तो साथियों CRPF का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है सेंट्रल रिजर्व, क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ऑप्शन ए में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न होगा आपका क्या है, UAPA का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो UAPA का जो मुख्य उद्देश्य होता है साथियों वह होता है, आपका राइट आंसर होगा क्या, आतंकवाद और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना। चलिए आपका अगला प्रश्न होगा AFSPA, ठीक है, एफएसपा का संबंध मुख्यतः किससे है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह सशस्त्र बलों को विशेष अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों जो कि है आपका, भारत में धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो साथियों धान की मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वह आपका जलोढ़ की मृदा मानी जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों जो कि है आपका, हरित क्रांति का मुख्य संबंध किस फसल से रहा है। तो साथियों यह जो हरित क्रांति है इसका संबंध मुख्य रूप से गेहूं और चावल की फसल से रहा है। अगला प्रश्न होगा आपका, कृषि में रवि फसलें सामान्यतः किस ऋतु में बोई जाती हैं। तो साथियों जो रवि फसलें होती हैं यह सामान्यतः सर्दियों में बोई जाती हैं। कब, सर्दियों में बोई जाती हैं। अगला प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन का प्रमुख महत्व किस उद्योग से है। तो गन्ना उत्पादन का जो प्रमुख महत्व है साथियों ये आपका चीनी उत्पादन से हो जाएगा, चीनी उद्योग से। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मिशन शक्ति, क्या है, मिशन शक्ति मुख्यतः किससे संबंधित है। तो मिशन शक्ति साथियों मुख्यतः यह जो है आपका महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित है। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा साथियों आपका, प्रधानमंत्री आवास योजना का संबंध किससे है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका संबंध हो जाएगा आवास उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न होगा साथियों आपका, स्वच्छ भारत मिशन किस क्षेत्र में व्यापक रूप से लागू किया गया है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है यह स्वच्छता के क्षेत्र में व्यापक रूप से जो है लागू किया गया है। और आपका यह आखिरी प्रश्न साथियों, आत्मनिर्भर भारत का मूल विचार किससे जुड़ा है। तो साथियों आत्मनिर्भर भारत का जो मूल विचार है आपका राइट आंसर हो जाएगा यह घरेलू क्षमता और स्वावलंबन से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसी के साथ में हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। और हाँ, आप सभी बताइएगा कि आपने 100 में से कितने प्रश्नों को सही सही किए हैं। ठीक है, कोई चीटिंग नहीं। तो और हाँ, नेक्स्ट वीडियो यदि आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए होगी तो आप लोग बताइएगा, मैं उस पर स्पेशल से वीडियो बना दूंगा अलग से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।